So this session is all about how to do better in exams. I can see some parents as well as some students here in this session. So how we can do better in exams? What are the techniques? What are the methods? Yesterday I told you there are three things where you need to focus. तीन चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं. पहली चीज़ है एनर्जी. आपकी एनर्जी कहाँ लग रही है, आपके पास कितनी ऊर्जा है पढ़ाई करने के लिए, और ये जो एनर्जी है जिसको आप दिशा देते हैं, इस एनर्जी को आप डायरेक्ट करते हैं कि भाई चलो ये मेरी ऊर्जा है और इस ऊर्जा को मुझे यहाँ खर्च करना है. तो जहाँ आपकी एनर्जी खर्च होती है वो रिज़ल्ट लेके आती है. तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी एनर्जी कहाँ खर्च हुई, पहली चीज़. दूसरी चीज़ आपका समय, उसको कैसे मैनेज करना है. तो एनर्जी को कैसे मैनेज करना है, फिर आपके टाइम को कैसे मैनेज करना है, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको अपना फोकस, आपकी अटेंशन, आपकी एकाग्रता, ये तीन जो हैं बड़े रिसोर्सेज हैं और ये तीन बड़ी चीज़ें हैं. अगर इन तीन चीज़ों को आप ठीक से यूज़ कर सकते हैं तो लाइफ में ना केवल एग्ज़ाम बल्कि हर चीज़ में आप कमाल कर सकते हैं. कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर आप एनर्जी को कैसे मैनेज करना है, एनर्जी को कैसे बढ़ाना है. मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं. मैंने आपसे कहा था कि ब्रेन के तीन पार्ट हैं. सबसे नीचे वाला हाइंड ब्रेन, फिर उसके बाद मिड ब्रेन और उसके बाद फोर ब्रेन. ब्रेन की जो तीनों हिस्से हैं अलग अलग तरह के काम करते हैं. हाइंड ब्रेन का काम होता है जीवन चक्र को चलाए रखना, लाइफ से संबंधित जितनी प्रोसेसेस होती हैं उसके साथ ये डील करता है, और उसमें रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, उसमें हर तरह की जो आपके शरीर में जितने भी तरह की रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, शरीर में जो भीतर चल रहा है सब आपका हैंड ब्रेन देखता है. तो अगर आपकी स्लीप साइकिल अगर ठीक नहीं है, आप टाइम पे सोते और जगते नहीं हैं, और अगर आपकी फूड साइकिल ठीक नहीं है, तो इन दोनों के गड़बड़ होते ही आपका हैंड ब्रेन जो है वो आपकी कुल जो ऊर्जा आप बनाते हैं उस ऊर्जा का 40 से 50% जो है वो केवल आपका हाइंड ब्रेन कंज्यूम कर लेगा. लेकिन अगर आपकी सोने का एक फिक्स समय है और आपके भोजन का भी एक नियमित एक सिस्टम है, और अगर इन दोनों पे, इनके बारे में मैंने डिटेल से कल के सत्र में बताया था, तो अगर ये दोनों ठीक हैं तो हाइंड ब्रेन जो है उसको 20% एनर्जी इज़ मोर देन इनफ. अदरवाइज़ इसका एनर्जी कंजम्पशन जो है वो 50%, 40-50% तक चला जाता है. और मैंने कहा था कि आज जिस युग में हम रहते हैं बहुत सारा डेटा, बहुत सारी जानकारियाँ हमारे तक आती हैं, और इन जानकारियों के चलते मिड ब्रेन का जो डेटा कंजम्पशन है वो 30-40% से लेकर के 50% तक खिंच जाता है. तो ऐसी जो परिस्थिति है इसमें ये जो फोर ब्रेन है जो रिस्पॉन्सिबल है एक्शन के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है एक्ट के लिए, जो सच में आप जो पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई का जो निर्णय, जो डिसीजन है, जो अभी मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये जो एक्शन है, इस एक्शन लेने की सारी जिम्मेदारी फोर ब्रेन के पास है. और ये कब ले पाएगा एक्शन, जब उसके पास एनर्जी होगी. तो इसलिए मैंने कहा था कि एक तो डेटा से, इंटरनेट का डेटा है, सेल फोन पे आप अगर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया साइट्स पे हैं, जहाँ से भी जितना है अपना इसका कंजम्पशन कम करिए और स्लीप साइकिल को और फूड साइकिल को ठीक करिए, तो आपके पास यहाँ काफ़ी ऊर्जा होगी. नहीं तो हम सोचेंगे, प्लान करेंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. तो एनर्जी के बारे में कल थोड़ी सी बातचीत मैंने आपसे की थी. इसके बाद टाइम के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए. मेरे YouTube चैनल के ऊपर इसके बारे में कुछ और वीडियोस हैं, आप और ज़्यादा जानकारी जो है उन वीडियोस के माध्यम से ले सकते हैं. हाउ टू मैनेज टाइम, राइट. आज का हमारा सत्र था फोकस, एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं ताकि हम एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट्स ला सकें. तो देखिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कुछ एक सूत्र हैं जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ. आज हम 7 फॉर्मूलाज पे, 7 जो की चीज़ें हैं इन पे हम बात करेंगे. सबसे पहली बात है सेटिंग अप स्टडी गोल्स. अगर आप चाहते हैं कि आप एकाग्रचित होकर के पढ़ाई करें तो हमेशा पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने गोल्स को सेट करिए. कितनी देर में कितना पढ़ूंगा, अगर आपने ये गोल फिक्स नहीं किया है, दोनों चीज़ें एक साथ फिक्स करनी होती हैं. कितने समय में क्या अचीव करना है, ये गोल हमेशा आपके सामने होना चाहिए. और ये गोल जो हैं इनके अलग अलग डिविजन्स होते हैं. इस महीने में मुझे कितना पूरा करना है, तो
इस वीक में मुझे कितना पढ़ना है और पूरा करना है, और फिर आज के दिन मुझे कितना पढ़ना है और कितना मुझे टारगेट अचीव करना है। तो यहाँ से फिर ये निकल के ये जो गोल्स हैं अगर ये प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं तो फिर यहाँ से आपके पास आता है नाउ अब मुझे क्या पढ़ना है, राइट। तो इस प्लानिंग के अभाव में बहुत बार जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास प्लान ही नहीं होता। जब उनके पास प्लान नहीं होता तो दिमाग के पास जो है एक क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है, पढ़ लिया, जितना पढ़ रहे हैं उतना अच्छा ही है। तो यहाँ पे जब आप गोल सेट करते हैं तो आपको पता होता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। आपने सोच लिया है एक बार कि मुझे 95% मार्क्स लाने हैं, और फिर उस 95% मार्क्स के हिसाब से आप एक प्लानिंग करते हैं, और वो जो आपका प्लान बना है उस प्लान को फिर आप क्या करते हैं, महीने के हिसाब से, वीक के हिसाब से, डे के हिसाब से उसे डिवाइड करते हैं, और फिर मैं आज उस प्लान की तरफ, उस गोल की तरफ मूव कर रहा हूँ कि नहीं। लगातार आप इसे ट्रैक करते हैं, कौन से मूवमेंट में, प्रेजेंट मूवमेंट में, एम आई डूइंग इट राइट नाउ, यस और नो। तो बिना प्लान के जो है ये ठीक वैसे होता है जैसे आप किसी ड्राइवर से पूछिए, कोई ड्राइवर है और वो ड्राइवर जो है वो गाड़ी लेके जा रहा है, और आप देखिए मैं थोड़ा सा एक गाड़ी बनाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही बढ़िया कार है उसके पास, ठीक है, और इतनी बढ़िया गाड़ी और इतना इतना उसकी टेक्नोलॉजी और इतनी एडवांस कार, वेरी पावरफुल कार, राइट। लेकिन इस पावरफुल कार में सब कुछ होते हुए भी बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, 5000 सीसी का इंजन है, बाकी सब चीज़ें बहुत बढ़िया है कार में, एवरीथिंग इज़ एक्सलेंट, राइट। छोटी सी प्रॉब्लम है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है लेकिन जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है, गोल क्या है, वो ड्राइवर को नहीं पता है और गाड़ी चलाया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये ड्राइवर कहाँ पहुँचेगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये कहीं नहीं पहुँचेगा, और यही प्रॉब्लम है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले हम अपने गोल्स को सेट करें अगर हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, इसके बाद ये गोल्स भी सीधा मैं 95% लाना चाहता हूँ ऐसा कहने से नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो है इन गोल्स को सेट करने के क्रम में जो है क्या करना पड़ेगा, इन गोल्स को सेट करने के क्रम में आपको प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। सिर्फ ये तय कर लेना कि मुझे 95% मार्क्स चाहिए, नहीं, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, इमेजिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा कि यार ये 95 मेरे को आएगा कैसे, वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रोसेस क्या है, मैं क्या क्या करूं इस महीने, मैं इस वीक क्या क्या करूं तो जाके मुझे ये परसेंटेज मिलेगी या 98% मिलेगा या इससे ज़्यादा मिलेगा, क्या करना है। वो प्रोसेस की क्लैरिटी आने पर चीज़ें आगे बेहतर होंगी। अब अगली चीज़ पे हम चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टाइम टेबल। अब बहुत बार आपको मम्मी पापा ने, बाकी सब लोगों ने कहा होगा कि टाइम टेबल बनाओ और टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो, और आपको लगता है ये लो, अब तो कमलेश सर भी बोल रहे हैं कि टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो। ओह माय गॉड, दैट इज़ टफ। हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है। टाइम टेबल तो हमारा चलता नहीं है ज़्यादा समय के लिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैसे बनाना है इस टाइम टेबल को, थोड़ा सा उसको, इसके पीछे के साइंस को थोड़ा सा समझो, ठीक है। ये जो टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल में आपको क्या करना है, मैं आपको कह रहा हूँ कि सुबह से लेकर रात तक आप क्या करेंगे वो एक बात है, लेकिन टाइम टेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और उसे मैं कहता हूँ ब्लॉकिंग ऑफ टाइम। ब्लॉकिंग ऑफ टाइम। एंड व्हाट इज ब्लॉकिंग ऑफ टाइम? ब्लॉकिंग ऑफ टाइम इज लाइक दिस इज अ ब्लॉक ऑफ टाइम, दीज आर द 2 hours, राइट। और अगर मैंने इन 2 घंटे अब मुझे पढ़ना है, तो इन 2 घंटे में मुझे क्या करना है, मुझे ये गोल अचीव करना है, दिस इज व्हाट माय टारगेट इज, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इज। अब इस समय जो है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ और नहीं करने वाला हूँ, दैट इज इट। ये 2 घंटे में बस मैं इसी गोल पर अपने आप को फोकस करूँगा। तो अपने टाइम की हमें ब्लॉकिंग करनी है। कल मैंने इसके बारे में बताया था कि ये टाइम ब्लॉकिंग कैसे होती है। टाइम के कॉन्सेप्ट को जब मैं समझा रहा था आपको, तो मैंने कहा था कि दिन भर में हमारे पास कभी ऊर्जा ज़्यादा होती है, कभी ऊर्जा कम होती है। तो हमारी जो एनर्जी है उसके हिसाब से हमें टाइम को ब्लॉक करना होता है कि हमारा जो है नए मटेरियल को पढ़ने का समय कब होना चाहिए, रिविज़न को पढ़ने का समय कब होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करनी होती है। तो ब्लॉकिंग ऑफ टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए। हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा से नो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। आपके बहुत बार आपके फ्रेंड्स कहते हैं ऐसा करो, ये करो, चलो वहाँ चलते हैं, ये करते हैं। आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, बिकॉज आई हैव सम गोल्स, आई हैव ब्लॉक्ड माई टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर टारगेट एंड दिस पर्टिकुलर गोल, आई कैन नॉट।
ये आदत जो है थोड़ा सा डेयरिंग है, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए ऐसा करने के लिए, लेकिन अगर आप जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो यू हैव टू हैव इट। हाँ, यहाँ पर प्रायोरिटीज़ की जो बात मैं कर रहा हूँ, प्रायोरिटीज़ को सेट करने की बात मैं कर रहा हूँ, तो प्रायोरिटीज़ में कौन सा ऐसा गोल है जिसको अचीव करने से जो है आपका ये पूरा लाइन बिगड़ना नहीं चाहिए। मंथली गोल्स, वीकली गोल्स, डेली गोल्स, तो जो 9 गोल्स हैं जिनको हम कहते हैं 9 गोल्स, ये 9 गोल्स पर आपकी प्रायोरिटी बनी रहनी चाहिए। ये ख़त्म हुआ कि नहीं, ये लगातार मैं किया कि नहीं, तो अपनी प्रायोरिटीज़ को हमें लगातार ट्रैक करते चलना है। और अगर हम ये ट्रैक करते चले जा रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक छोटी चीज़ होती है एग्ज़ाम के दरमियान, और वो क्या होती है कि हमें जो है घबराहट होती है, डर लगने लगता है कि एग्ज़ाम में पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, एक तरह की घबराहट है ना, होती है ना कभी कभी। तो ये जो डर है, इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को कई बार, मजाक की बात नहीं है, आप ट्राई करके देखना, एक वरी टाइम फिक्स कर लीजिए। एग्ज़ाम की चिंता करने का एक 10 मिनट का एक समय, डेडिकेटेड टाइम, शाम को 6 बजे से लेके 6:15 तक मैं सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में जो भी चिंता करनी है, जो भी वरी करनी है, वो मैं उस समय करूँगा। दैट इज़ अ डेडिकेटेड टाइम। आप देखेंगे कि आपके पास, अगर आपने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है और अपनी चिंताओं को बस पुश कर दीजिए और लिटरली कुछ दिन 6 से 6:15 बजे के बीच में बैठ करके और थोड़ी चिंता करिए एग्ज़ाम के बारे में, आप अनुभव करेंगे कि दिन भर में हमारा जो दिमाग है, क्यों फोकस करना मुश्किल होता है। आपको पता है कि एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च में ये देखा गया कि 47% जो हमारा माइंड है, 47%, when I'm saying 47% ऑफ द टाइम हमारा जो माइंड है वो भटकता रहता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। 47% ऑफ द टाइम जो है वो दिमाग इधर उधर भागता रहता है, ठीक है। हाँ, और कुछ लोगों में तो आई एम टेलिंग यू दिस इज़ एन एवरेज, लेकिन कुछ लोगों में तो ये 47 की जगह 67, 87 बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए दिमाग का जो भटकाव का समय, एक डेडिकेटेड अगर टाइम आप इसके लिए रखें कि उसी समय बैठ के मुझे चिंता करनी है, तो आई एम टेलिंग यू दिस कुड बी ए बेटर स्ट्रैटेजी। हाँ, ये बैक ट्रैक जो भी आप पढ़ रहे हैं, इफ़ यू बैक ट्रैक इट आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, आई एम टेलिंग यू, आप यू विल बी अपने लक्ष्य को लेकर, अपने गोल को लेकर के ज़्यादा फोकस हो पाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बैक ट्रैक? बैक ट्रैक का क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हर 10 मिनट के बाद एक छोटी सी आदत डाल लीजिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपने पढ़ा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये आपने थोड़ा सा कुछ पढ़ा और जैसे ही 10 मिनट हो गए, अब आप वापस जाएंगे और देखेंगे कि मैंने क्या पढ़ा था। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था, इसमें क्या क्या बातें थी, क्या मुझे याद है, क्या मुझे याद नहीं है। एवरी 10 मिनट्स देन यू विल गो बैक एंड यू विल सी कि मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। फिर अगले 10 मिनट हो गए, फिर 10 मिनट में आप बैक करेंगे। क्यों ऐसा करने से फ़ायदा क्या है? ऐसा करने से 2 चीज़ें होती हैं। ऐसा करने से आपके माइंड में एक सीधा सीधा मैसेज जाता है, आई एम गेटिंग इट, मेरे को ये समझ आ रहा है, मैं ये कर पा रहा हूँ। आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट निकल के आएगा, एक रिजल्ट का एहसास आपको होगा, और जितना ये रिजल्ट का एहसास आपको होगा, यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन दैट पर्टिकुलर गोल। तो हमको हर 10 मिनट के बाद में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार उसको हमें जो है लौट के बैक ट्रैक, कितना हो गया, कैसे किया है, बार बार उसको रिवाइज करना चाहिए। तो ये 6 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेकिन अब मैं 7वीं चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। और ये तकनीक क्या कहती है? ये कहती है कि पढ़ाई के समय जो है डू एक्टिव स्टडीज़। अब ये एक्टिव स्टडीज़ क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा समझिए। जब भी आप पढ़ाई करते हैं, बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है और मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसिव स्टडी करते हैं। पैसिव स्टडी से क्या मतलब है कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ने के लिए बैठते हैं, लेट्स से वो अपनी टेबल चेयर पे बैठ गए और टेबल चेयर पे बैठ करके और क्या कर रहे हैं, किताब उनके सामने खुली हुई है और किताब के अंदर जो है वो बस उसको देख रहे हैं किताब को और पढ़ रहे हैं, कुछ चल रहा है, आई डोंट नो। तो स्टूडेंट का जो है वो किताब पर बस एक ध्यान है, हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसका एक एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है बच्चे का
वो नहीं है। और बिना एक्टिव पार्टिसिपेशन के आई एम टेलिंग यू, जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो दिमाग में स्टोर तो जा रही होती है, कुछ हद तक वो हमें याद भी होती है, कुछ हद, जब मैं कह रहा हूँ तो 5 से 10% जो है वो डेटा जो भी हमने पढ़ा वो दिमाग में जाता ज़रूर है, लेकिन इसका कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकलता। और साथ ही साथ आप देखिएगा कि जिस जगह आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर जैसे आप पढ़ाई करने लगेंगे, सबसे पहले आपको एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस आएंगे, तो आसपास की चीज़ें आपको दिखेंगी, वो आपका ध्यान को भटका देंगी, क्योंकि आप पैसिव स्टडी कर रहे हैं ना। तो पैसिव स्टडी कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ हुई, थोड़ा सा किसी चीज़ की तरफ ध्यान गया, यहाँ कोई सामान था, कुछ और चीज़ थी, यहाँ आपने कोई तस्वीर लगा रखी है घर में, अचानक से खिड़की से बाहर से कोई आवाज़ आई, कुछ भी हुआ, कोई एक्सटर्नल सिग्नल आया, आपका ध्यान भटक जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप पैसिव स्टडी कर रहे हैं। या फिर क्या होगा, कई बार क्या होता है, इंटरनल स्टिमुलेशंस होते हैं। इंटरनल जो है, आपको कोई थॉट आता है, कोई मेमोरी या कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अचानक से आपको आती है, याद आती है किसी चीज़ के बारे में। सो द मोमेंट यू स्टार्ट तो पता चला कि आप अपनी पढ़ाई की टेबल पे बैठे हैं, लेकिन आपने डे ड्रीमिंग शुरू कर दिया है। डे ड्रीमिंग समझते हैं ना आप, दिन में सपने लेना। तो डे ड्रीमिंग, ये डे ड्रीमिंग कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, दिस इज समथिंग गुड इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट इन अ प्रोडक्टिव वे। लेकिन अगर आप जानते नहीं हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो दोनों तरह के डिस्टर्बेंसेस, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, दोनों तरह के डिस्टर्बेंस जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं अगर आपको एक्टिव स्टडी करना नहीं आता। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर पैसिव स्टडी के नुकसान क्या हैं, आपने बताया, लेकिन अब ज़रा बता दीजिए कि एक्टिव स्टडी कैसे करते हैं। एक्टिव स्टडी करने से क्या मतलब है? देखिए, एक्टिव स्टडी जब भी आप करेंगे तो 5 चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। ये 5 चीज़ें क्या हैं? रीड, फिर उसके बाद आता है रिसाइट, फिर आता है रिफ्लेक्ट, फिर आता है रिकॉर्ड, और उसके बाद आता है रिव्यू। ये जब भी आप एग्ज़ाम के समय, अभी आपके पास 1.5 महीने का समय है, अगर आप ये 1.5 महीने में एग्ज़ाम में अगर इस मेथड को यूज़ करें आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मेथड एक्टिव स्टडी का मेथड है। कैसे करना है? आप रीड कर रहे हैं ना, तो रीड करते समय मन में नहीं पढ़ें, बोल कर पढ़ें। इसको हम रेसिटेशन कहते हैं, बोल कर पढ़ना। जब बोल के आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप, क्या हो रहा है, बोल के पढ़ रहे हैं ना, तो आप खुद ही अपनी आवाज़ सुन रहे हैं। इस एक्टिव स्टडी की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसका रूल बहुत सिंपल है, हम मैक्सिमाइज करते हैं इनपुट को। मैक्सिमम इनपुट हम भेजना चाहते हैं ब्रेन के पास, और इनपुट ज़्यादा अच्छा होगा तो क्या होगा, स्टोर भी अच्छे से होगा, और ब्रेन में स्टोर अगर अच्छे से होगा तो रिकॉल भी बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीड, तो हम आप बुक में देख रहे हैं तो एक विजुअल सिग्नल आपके दिमाग में जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप उससे बोल भी रहे हैं, अब आपके दिमाग में एक ऑडियो सिग्नल भी जा रहा है। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, सेम थिंग, 2 अलग अलग चैनल से आपके दिमाग में आ रही है, इज़न्ट इट? तो जब भी आप एग्ज़ाम के लिए कुछ लर्न कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको बोल के पढ़ना चाहिए, रेसाइट करना चाहिए। लेकिन बोल पढ़ने के साथ साथ क्या होगा, उतने से काम नहीं होगा, आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। रिफ्लेक्ट से मतलब ये है, आफ्टर रीडिंग से 1 लाइन आपने पढ़ी, 2 लाइन आपने पढ़ी, हर 1-2 लाइन पे आप अपने आप से पूछते हैं, इसमें मैंने क्या समझ में आया, व्हाट डिड आई गेट, मेरे को इससे क्या समझ में आया, मुझे इससे क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, इसमें क्या चीज़ थी। इस बात को लेकर के आप किसी न किसी तरह का क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं, और उस क्वेश्चन का जो जवाब है आप खुद अपने आप को वो जवाब देते हैं। सो यू क्रिएट क्वेश्चन एंड देन यू गिव आंसर टू योरसेल्फ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कुछ भी आपने पढ़ा, उसको पढ़ते पढ़ते उसमें से एक सवाल निकाला, और फिर खुद ही आपने सवाल का जवाब दिया। ये जो प्रक्रिया है ये रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया कहलाती है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम रीड कर रहे हैं, उस रीड को हम जो है वो लर्निंग मैप्स में कन्वर्ट करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लिखते रहते हैं। और लर्निंग मैप्स कैसे बनाने चाहिए, मैं अगले वीकेंड्स में इसके ऊपर आपका सेशन लेने वाला हूँ। ये नोट टेकिंग की स्किल है, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स बनाने का साइंटिफिक तरीका क्या है, मैं इसमें आपको सिखाऊंगा। तो लेकिन रिकॉर्ड का मतलब क्या है, नोट्स बनाना। और नोट्स कैसे बनाने चाहिए, तो नोट्स हमेशा जो है वो
कैसे होने चाहिए, इसमें कीवर्ड्स को शामिल करना चाहिए। जो भी चीज़ आपको लगता है कि ये मेरे को हार्ड लग रही है, ये मुझे याद नहीं हो रही है, जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे चीज़ों को तो रिफ्लेक्ट करते समय बहुत सी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है यार ये चार चीज़ तो याद ही नहीं आ रही, ये तो मैं मिस कर रहा हूँ, बार बार ये तो मेरे दिमाग से निकल जा रही है। ऐसी चीज़ों को आपको नोट कर लेना चाहिए और नोटबुक में आपने उसे रखा और बाद में एक तरीके से उनको ऑर्गेनाइज करते चले गए। समझ के मेरी बात को। एंड देन लास्ट स्टेप है जिसे हम कहते हैं रिव्यू करना। रिव्यू करने से मेरा क्या मतलब है कि जो हमने पढ़ा, जैसे आपने 1 घंटे का सेशन किया पढ़ाई का या फिर आपने 2 घंटे का स्टडी सेशन किया, उसके बाद में पूरा जो आपने 2 घंटे में पढ़ा उसको पूरे को रिवाइज करना, उसके आधार पर अपने आप से सवाल पूछना, क्वेश्चन करना और फिर पूरे को एक बार सरसरी तौर से वापस देख लेना। तो क्या कर रहे हैं आप, पूरा एक्टिवली इन्वॉल्व हैं आप पढ़ाई की प्रक्रिया में। आप देखिए रीडिंग में आपकी आंखें उसे रीड कर रही हैं, आप उसे रिसाइट कर रहे हैं, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट करते समय आप खुद से सवाल पूछ रहे हैं, खुद कोई जवाब दे रहे हैं। हाँ, अगर थोड़ा सा आप इसमें ड्रामा भी ले आएँ, ड्रामा का मतलब क्या है, थोड़े इमोशंस भी ले आएँ, थोड़ी फीलिंग्स भी ले आएँ, थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन भी आप इसमें ले आएँ। आप अपने आप से खुद ही आश्चर्य से भर के सवाल पूछ रहे हैं और खुद ही जो है उसका जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप ये भी करेंगे तो क्या होगा, द मोर यू विल बी इन्वॉल्व इन टू इट। और एक्टिव स्टडीज़ में ये जो एक सत्र है, ये जो मैंने कहा रीड, रिसाइट, रिफ्लेक्ट, रिकॉर्ड और रिव्यू, दिस वन सेशन दैट कैन गो अप टू 40 मिनट्स, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा एक सेशन को जब आप स्ट्रेच करेंगे इस तरह का 5 आवर का ये सेशन, 40 मिनट्स तक आप लगातार पढ़ाई करें। लेकिन 40 मिनट्स के इस सत्र में मैं आपको 2 छोटी छोटी बातें और बताना चाहता हूँ। 20 मिनट जब आपको हो जाएं पढ़ाई करते हुए, आपको लग रहा है कि यार 20 मिनट हो गए, तो फिर एक 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इस ब्रेक को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग ब्रेक। क्या कहलाता है ये, ब्रीदिंग ब्रेक। ब्रीदिंग ब्रेक क्यों चाहिए, मैंने पिछले सत्र में समझाया था कि ब्रेन जब काम करता है तो उसको जो है बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत पावर चाहिए और इस एनर्जी के लिए उसको बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो है हमको एक ब्रीदिंग ब्रेक जो है ब्रेन को देना चाहिए, 2 मिनट का एक ब्रीदिंग ब्रेक। और इस ब्रीदिंग ब्रेक में हम एक खास एक्सरसाइज करते हैं जिस एक्सरसाइज को कहते हैं V3। ये V3 एक्सरसाइज क्या है, मैं थोड़ा सा इस एक्सरसाइज के बारे में इस सेशन में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और हर 20 मिनट के बाद हमें इसे रिपीट करना है। 20 और 20 40 मिनट, मतलब जब 40 मिनट का सत्र होगा तो हम क्लोजिंग के ऊपर जो है एक और V3 का सेशन करेंगे। 2 बार हम यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। दिस इज़ हाउ दिस ऑल गोज़, यू नो। अब आपने 40 मिनट का एक सत्र किया, उस 40 मिनट के सत्र के बाद जो है देन यू कैन टेक योर नेक्स्ट स्टेप। तब आप तय कर सकते हैं कि मुझे अभी 10 मिनट का कोई ब्रेक लेना है क्या, और 10 मिनट के फिर एक थोड़ा सा बेटर लॉन्ग ब्रेक, और इस 10 मिनट के ब्रेक के बाद जो है वापस आप अपना 40 मिनट्स का एक सेशन शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ दिस होल एक्टिव स्टडी थिंग गोज़ ऑन। हाँ, थोड़ा सा ये V3 कैसे काम करता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। दोनों हाथों को हम एक साथ लगाते हैं, आँखों को बंद करते हुए इसको रब करते हैं। So this process initially you take deep breath in and deep breath out, और उसके बाद में आप स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। You go like this, और इसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसमें आप बहुत फास्ट, जितना फास्ट आप कर सकते हैं उतना फास्ट आप अपनी स्पीड को बनाते हैं। तो 3 फेजेस में आप डीप, हाँ, वेरी डीप ब्रीदिंग पहला स्टेप में। आप अगर इसको 30 सेकेंड्स करेंगे तो बहुत होगा। फिर आप मीडियम स्पीड पे करें, मीडियम स्पीड में ब्रीदिंग करें और 30 सेकेंड्स उसे करें। उसके बाद जो है वेरी फास्ट जो ब्रीदिंग है उसको आप जो है वो 30 सेकेंड्स के लिए प्रैक्टिस करें। अगर आप इस तरह से, ये 1.5 मिनट हुआ, और 30 मिनट छोटी सी कोई प्रेयर जो भी आपको ठीक लगती है, परमात्मा से एक छोटी सी प्रार्थना करें कि मैं इस दिशा में और अच्छा कर पाऊँ, बेहतर कर पाऊँ। जो भी प्रार्थना जो भी आपके मन में होती है वो प्रार्थना आप करें 30 सेकेंड्स के लिए। देन 2 मिनट्स आपने स्पेंड किए, अगेन यू आर रेडी फॉर दिस स्टडीज। दीज ब्रेक्स, ब्रीदिंग ब्रेक्स आर हाईली रिकमेंडेबल। अगर आप ये ब्रीदिंग ब्रेक्स नहीं लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है।
यू गॉट दैट? चलिए, तो इस तरह से कैसे आप बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में फोकस करेंगे वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। 2 शब्द हैं, एक शब्द है फोकस, और जब आप सीखते हैं फोकस करना तो धीरे धीरे इसी अवस्था से आप एक और बेहतर अवस्था में जाते हैं जिसे कहते हैं फ्लो। फ्लो, तो फोकस और फ्लो, इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं थोड़ा सा आपको इसे समझाऊंगा। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले जो है आपके मन में अभी तक जो मैंने बताया है, समझाया है, उसके बारे में आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपके क्वेश्चंस को पहले लेने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो एक बार आपके क्वेश्चंस को मैं लेता हूँ। कोई भी आपके मन में प्रश्न अभी तक आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। पहले आपके क्वेश्चंस को लेते हैं और उसके बाद में आई विल गो बैक एंड आई विल डिस्कस अबाउट दिस। यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड जो हमने अब तक बात की? ठीक है, तो आपके दिमाग में अभी कोई खास प्रश्न नहीं है। चलिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रिंसिपल मैम, आई रिक्वेस्ट यू, अगर क्योंकि मैं टेक्स्ट पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इन बिटवीन तो प्लीज़ डू शेयर विद मी, राइट? चलिए, यस श्योर सर, ठीक है, चलिए, नो क्वेश्चन एज सच। ओके, वंडरफुल। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये फोकस में और फ्लो में क्या फ़र्क है। कोई भी इंसान, ये पहली स्थिति है जब हम एक बार अपना ध्यान एक जगह लगाना सीख जाते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे एक स्थिति आती है जिसे हम कहते हैं फ्लो। और एग्ज़ाम के समय बहुत बार स्टूडेंट्स जो हैं, अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं, इस स्थिति को एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ जो पेरेंट्स होंगे वो शायद इस बात को मानते होंगे कि एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड जो है वो हम एक्सपीरियंस करते हैं, और उस खास स्टेट ऑफ माइंड में जो पढ़ते जाते हैं तुरंत याद होने लगता है, स्पीड से याद होने लगता है, सब समझ में आने लगता है, और तब ऐसा लगता है कि यार अगर इस परीक्षा के लिए 2-3 दिन और मिल जाते तो मैं शायद एग्ज़ाम को टॉप ही कर देता। लास्ट मोमेंट पे आप एक आपके दिमाग की एक अवस्था प्राप्त करते हैं, और जिस अवस्था में आपकी एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका दिमाग जो है वो मोस्ट रिसोर्सफुल स्टेट में होता है। जो आप चीज़ पढ़ते हैं फटाफट याद होने लगती है, फटाफट चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं। तो मैं थोड़ा सा फोकस और फ्लो के बीच का जो गैप है वो आपके सामने रखता हूँ, एक करके इन दोनों को आपके सामने लाता हूँ। तो पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। लेट्स से फोकस क्या है, राइट? चलिए देखते हैं। तो फोकस, ये लीजिए, फोकस में अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? एक कॉग्निटिव प्रोसेस, दिमाग की एक प्रक्रिया। दिमाग में सारा का सारा जो दिमाग की जो चेतना है, उस चेतना को आप किसी एक एक्टिविटी पर, किसी एक केंद्र पर जो है उसे आप लेके आते हैं, राइट? उसी को हम फोकस कहते हैं। और इस फोकस को इसको सीखा जा सकता है, राइट? आप सीख सकते हैं कि कैसे ध्यान को बढ़ाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और फोकस जो है, इसका गहरा कनेक्शन, एकाग्रता का गहरा कनेक्शन किसके साथ है? आपकी कल्पना करने की शक्ति के साथ, उस सिस्टम के साथ इसका एक गहरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आप देखिएगा कि आपकी कल्पना करने की शक्ति जो है वो आपके ध्यान की, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा देगी या उसे घटा देगी। आप क्या कल्पनाएं करते हैं, किस तरह की कल्पनाएं आपके भीतर चलती रहती हैं, किस तरह के विचार आपके भीतर चलते रहते हैं। तो जिस तरह की कल्पनाएं आपके भीतर चलती हैं, ये कल्पनाएं क्या करती हैं? या तो आपकी एकाग्रता या ध्यान को बढ़ाने में आपकी मदद कर रही होती हैं, या आपको उसके ध्यान को भटकाने और बढ़ाने में वो काम कर रही होती हैं, राइट? तो ये फोकस जो है, इसको एक स्किल की तरह से कंसिडर करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। ये एक जैसे आप नई भाषा सीखते हैं, आप कहते हैं कि मुझे फ्रेंच सीखनी है, मुझे जर्मन सीखनी है, मुझे ये लैंग्वेज आनी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। ठीक उसी तरह से कंसिडर दैट फोकस या एकाग्र करना जो है वो एक बड़ी स्किल है। क्यों कह रहा हूँ मैं बड़ी स्किल? क्योंकि नेचुरली ह्यूमन ब्रेन जो है वो हर 40 सेकंड के बाद जो है वो क्या करता है? इधर या उधर
डेविएट करता है। हर 40 सेकंड के बाद आपके दिमाग को इधर से उधर भाग जाना होता है। ये मानव मस्तिष्क की नेचुरल, जिसको कहते हैं उसकी प्राकृतिक फ्लो है। हर 40 सेकंड बाद वो इधर उधर भागेगा, इधर उधर देखेगा। वो उसका एक नेचुरल मैकेनिज्म है। और आप पूछ सकते हैं ये सालों से इंसान, क्योंकि अभी सभ्यता में रहते हुए हमको कुछ एक साल हुए हैं, इंसान ने जंगलों में लाखों साल बिताए हैं। 2 लाख साल तक मानव जो है वो जंगलों में रहे हैं। और इन 2 लाख सालों में हमारा जो ध्यान था, ध्यान भटकना, ध्यान इस बात को समझना, ध्यान का भटकना जो है वो उसी ने हमारी जान बचाई है। हम लगातार जो है झाड़ी के पीछे क्या है, पेड़ के पीछे क्या है, पेड़ के ऊपर क्या है, यहाँ कोई सांप तो नहीं, यहाँ कोई शेर तो नहीं, यहाँ वो तो नहीं, लगातार ध्यान को भटकाना ही जो है वो एकमात्र हमारे जीवन को बचाए रखने का वो एक जरिया था। इसलिए हम लगातार इधर उधर हमारे दिमाग को भटकाते रहते थे, इनपुट इधर से उधर से, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। तो इसलिए ये हर 40 सेकंड बाद दिमाग इधर उधर भागता है। आज के युग में लेकिन जितनी एकाग्रता की ज़्यादा, मतलब हर युग में इसकी ज़रूरत पड़ी है, लेकिन आज के युग में क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन के युग में हैं, हम एक इन्फॉर्मेशन क्रांति के युग से गुजर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन का एक बम्बार्डमेंट आपके पास आता है। तो यहाँ पर ध्यान को और ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। Isn't it? तो हमारा ये जो ध्यान है, इसकी जो क्वालिटी है, कितना हम किसी चीज़ पर एकाग्र कर पाते हैं, कितना हम किसी चीज़ पर फोकस कर पाते हैं, वो हमारे माइंडसेट को कंट्रोल करती है। वो ये तय करती है, वो हमें बताती है कि अरे हाँ, हम कितना लाइफ में अच्छा कर पाएंगे, कितना बेहतर सोच पाएंगे, कितना बेहतर हम कितने प्रोडक्टिव हम हो पाएंगे। ठीक है ना? तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया। और ये ध्यान ही वो शक्ति है जो आपको, अगर इसका अभ्यास आप करें तो वो आपको फ्लो की स्टेट तक ले जा सकती है। दिस इज़ गेटवे टू फ्लो। ये फ्लो क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आज के सत्र में बात करेंगे तो शायद मज़ा आएगा। हाँ, चलिए तो फ्लो के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये वो ख़ास चीज़ है, मैं चाहता हूँ जो आप सब लोग सीखें, बच्चों को सिखाएं, उनकी ट्रेनिंग करें, और दिमाग को कैसे इस मोस्ट रिसोर्सफुल स्टेट में रखना चाहिए। यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक खास दिशा दे पाते हैं, एक खास दिशा में उसे जो है प्रवाहित कर पाते हैं। ये एक कमाल की स्थिति है। ये चित्त को एक जगह टिकाना नहीं है, बल्कि जो चित्त आपका एक जगह टिका हुआ है उसको लगातार वहाँ पे बनाए रखने की आपकी स्थिति है। दैट इज़ कॉल्ड फ्लो। ठीक है ना? तो ये जो स्टेट है, ये कमाल का मतलब परिवर्तन आपके जीवन में लाती है। फ्लो की अवस्था को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या आपको आना चाहिए? ठीक है ना? ये शब्द आपको शायद नया लगे, लेकिन हम इंटेंस फोकस की जो स्थिति है, मतलब बहुत ज़्यादा जब आप किसी चीज़ में खो जाते हैं, जैसे कोई संगीतकार है और वो संगीतकार जो है अपने संगीत में डूब जाए, तो हम उसे कहते हैं ही इज़ इन द स्टेट ऑफ फ्लो। कोई बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करते 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 वो अपनी पढ़ाई में इतना खो जाए, इतना डूब जाए, तो उसे हम कहते हैं फ्लो। टीचर है, पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते वो खो गया है पढ़ाते हुए, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लो। तो ये कमाल की स्थिति है। और जब कभी आप इस स्थिति से गुजरते हैं, आप कवियों के बारे में देखिएगा, जो भी क्रिएटिव लोग हैं वो इस स्थिति से गुजरते हैं और क्या अनुभव करते हैं। जब वो इस परम एकाग्रता की स्थिति में होते हैं, दे बिकम सो क्रिएटिव। ठीक है ना? उनकी जो लर्निंग है वो, मतलब ऐसा नहीं होता कि 10 गुना हो जाती है, 100 गुना, 1000 गुना तक उनके सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। इस फ्लो की स्टेट में आप 1 घंटे में जितनी पढ़ाई करते हैं, दूसरे लोग या आपके जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो पूरा 1 दिन में भी उतनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है ये इस स्टेट में होने से। ठीक है ना? तो क्या क्या चाहिए इस फ्लो की स्टेट में? कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे कब आप इस स्थिति में आ सकते हैं। तो लेट मी टेल यू, नंबर 1, फ्लो की स्थिति को कायम करने के लिए, इसमें जाने के लिए आपकी जो शरीर की बायोलॉजी है, दैट शुड बी इन अ वेरी राइट स्टेट। बायोलॉजी से मेरा क्या मतलब है? मैंने कल भी आपसे कहा था, शरीर बिल्कुल फिट होना चाहिए। और फिट होने का मतलब है कि शरीर में एक आत्म अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है आपको। आत्म अनुशासन से मेरा क्या मतलब है? एक सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। आपका सोने का समय, आपका भोजन का समय, आपका पढ़ाई करने का समय, एक तालमेल आपको बिठानी पड़ती है। You got my point? और जब आपका शरीर जो है
वो 3 चीज़ें इसमें ख़ास तौर से स्लीप, फूड और एक्सरसाइज, या छोटे बच्चे हैं तो खेलना। तो ये अगर 3 चीज़ें ठीक हैं तो फिर शरीर जो है वो स्थिति के लिए ठीक हो जाता है। और इस स्थिति में जब आप एंटर करते हैं तो क्या होता है, आप किसी एक छोटे लक्ष्य पे काम करते हैं। आपके सामने छोटा सा छोटा एक गोल होता है, उस लक्ष्य को आप अचीव करते हैं और फिर आप दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, उसको अचीव करते हैं और आप तीसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और फिर उसको अचीव करते हैं और चौथे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। और हर लक्ष्य पर आपको और मज़ा आता है और आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत बार आपने शायद इसको एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार स्टूडेंट्स हैं मैथ के क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं, जैसे मैथ का एक सवाल हल होता है अंदर एक खुशी सी होती है, ओह वाह सॉल्व हो गया। फिर आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन भी हल हो जाता है, आपको एक खुशी मिलती है। ऐसे लगातार जो है आप आगे से आगे करते चले जाते हैं। और अगर इस तरह से 2 घंटे भी आपने पढ़ाई की तो 2 घंटे की पढ़ाई के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि कितने घंटे पढ़ाई की, तो आपको लगता है 2 घंटे हो गए क्या, पता ही नहीं चला, अरे ऐसे कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। तो ये बड़ी कमाल की स्टेट है जिसे हम फ्लो कहते हैं। ये कैसे इसे अचीव करें, तो जो मैंने आपसे कहा, जो छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको दिए, ये छोटे छोटे गोल्स पर अपने ध्यान को, एकाग्रता को बनाएं। बस एक छोटी सी आदत, अपने शरीर को ठीक रखें, दूसरा अपने मन को स्वस्थ रखें। अगर आपके मन में थोड़ी सी आपको नज़र रखनी पड़ेगी, अगर फ्लो की स्टेट में आपको जाना है तो मन में जो किसी भी प्रकार के क्या कहना चाहिए, नेगेटिव जो विचार हैं, थॉट हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो दिक्कत पैदा करते हैं। कंपैरिजन का भाव, दूसरे से जेलसी का भाव, किसी को छोटा दिखाने का भाव, ईगो का भाव, ये चीज़ें जो हैं, ऑल नेगेटिव जो इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब करते हैं फ्लो की स्टेट में जाने के लिए। तो थोड़ा सा इस स्टेट में जाते ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं, ऑल टुगेदर, मतलब हर चीज़ आप रिवाइज भी कर रहे होंगे ना, आपने आंखें बंद करके पूरी किताब रिवाइज करते हुए चले जाएंगे। तो ये ख़ास तौर से इस फ्लो की स्टेट में जाने के लिए 2-3 चीज़ें मैं आपसे कहता हूँ जो कि बहुत मदद करती हैं। एक जिसे मैं कहूँगा कि ये गोल्स, जो मैंने अभी आपसे कहा, ऑर्डर्ड गोल्स, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और दूसरी मेडिटेशन, आप डेली थोड़ी देर निकालिए मेडिटेशन के लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेडिटेशन पर, ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट का ध्यान जो है वो डेली अगर आप करेंगे तो 10 मिनट का मेडिटेशन जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस स्थिति में जाने के लिए। तो जो फ्लो की जो स्टेट है वो बहुत ही कमाल की है। ये इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मुझे क्योंकि इस टॉपिक को बहुत ही कंसाइज और फोकस्ड रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर कंसाइज बातें आपके साथ रख रहा हूँ। तो इस चीज़ का भी मतलब फोकस या एकाग्रता से भी एक ऊंची अवस्था जो है उस पर आप जा सकते हैं, जिसे हम फ्लो कहते हैं। और ये कमाल की स्टेट है जब आपके लिए कुछ भी करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इसके लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है, एक रेगुलर दिनचर्या की ज़रूरत है। और मैंने कहा ना कि थोड़ा सा आपका मन जो है वो थोड़ा मतलब प्रार्थनामय हो जाए, और जो आप काम कर रहे हैं उस काम के प्रति जो है वो असीम प्रेम से भर जाए। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के प्रति ना आपको बहुत लगाव है, बहुत, यू लव योर स्टडीज़, and somebody who is in music and that person loves music, you know, तो फिर जो है ये state of flow जो है you experience it and it's a wonderful thing, isn't it? चलिए, तो आज के सत्र में जो बातें हमने की, मैं आपको एक बार वापस से थोड़ा सा वापस लेके आता हूँ। क्या क्या बातें की फ्लो के बारे में मैंने आपसे बात की। मैंने आपसे कहा कि फोकस और फोकस के बाद वाली अवस्था है फ्लो। फोकस में आप जो है वो कंटिन्यूसली एफर्ट डालते हैं, ध्यान इधर उधर भटकना नहीं, ध्यान जाता है देन पकड़ के आप वापस लाते हैं, अच्छा ये करना है, बोल के पढ़ रहे हैं आप, लिख के पढ़ रहे हैं आप, हाँ, बार बार अपने ध्यान को जो है वो पकड़ के ला रहे हैं। लेकिन वंस यू आर इन फ्लो देन कोई दूसरा विचार आता नहीं, देन कंटिन्यूसली जो है वो एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसमें आप बहते चले जाते हैं, एक के बाद प्रवाह के साथ थॉट्स आते जाते हैं, एंड देन यू एंड अप विद वेरी गुड फीलिंग। और लगता ही नहीं, एफर्टलेस होता है, आपको लगता ही नहीं कि मैंने कुछ एफर्ट डाला है, मैंने कुछ मेहनत करी है, मैंने कुछ किया है, ठीक है ना। तो हमको फोकस तक नहीं रुकना, बल्कि हमको फ्लो तक जाना है, ठीक है। चलिए, तो इस सत्र को जब मैं अभी समअप कर रहा हूँ, मैं आपको क्विकली याद दिला दे रहा हूँ सारे पॉइंट्स। पढ़ाई कैसे करना है हमको,
पैसिव स्टडीज़ में हमको नहीं जाना है, हमको एक्टिव स्टडी करनी है। एक्टिव स्टडी के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको 5 चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? आपको रीड करना है, रिसाइट करना है, रिफ्लेक्ट करना है, रिकॉर्ड करना है और रिव्यू करना है। मैं एक बार फिर से ये सारे पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ। मैंने कहा था कि पढ़ते समय जो है वो आपको क्या करना है? पढ़ते समय बोल बोल के पढ़ाई करनी है, तो रिसाइट करना है साथ का साथ, और रिसाइट करने के साथ साथ आपको अपने आप से सवाल पूछने हैं, अपने आप से प्रश्न पूछने हैं, इसे रिफ्लेक्ट करना कहते हैं। और फिर रिकॉर्ड, साथ साथ नोट्स बनाते जाने हैं। और फिर हर थोड़ी देर बाद आपको जो आपने पढ़ा है 2 घंटे के सत्र के बाद, 1 घंटे के सत्र के बाद, उसे रिव्यू करके देखना है, क्या छूट गया, क्या मुझे याद नहीं आया। और हर 40 मिनट के सेशन में आपको 2 ब्रेक लेने हैं, 20-20 मिनट के ब्रीदिंग ब्रेक्स जिसे हम कहते हैं, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। और मैंने एक V3 एक्सरसाइज आपको करने को कहा डीप ब्रीदिंग के लिए। और इसके बाद जो है हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं। हमने यहाँ थोड़ी सी बात की थी कि आपको जो है ये एक्टिव स्टडी के अलावा जो है हर 10 मिनट के बाद बैक ट्रैक करें। अपन देखें कि जैसे अभी हम कर रहे हैं कि इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा। एक वरी टाइम जो है, चिंता करने का सारा टाइम, अच्छा भाई शाम को चिंता करेंगे, अभी छोड़ दो। अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने गोल्स को पकड़ के रखें। ना कहना सीखना पड़ेगा हमें, और टाइम को ब्लॉक करें। इस समय 3 से 6 ये पढ़ने का समय, और कुछ नहीं। ये स्टडी, ये गोल अचीव करूँगा और उसके बाद ही मैं उठने वाला हूँ। अगर लगातार आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, लगातार आप अपनी एकाग्रता को बनाए रखने पे काम करेंगे और अपने समय को आप करते जाएंगे और अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में लेते जाएंगे, आप देखेंगे कि जो लाइफ में आपको चाहिए वो लक्ष्य आपको मिल जाएगा। आज के सत्र को समाप्त करता हूँ एक छोटी सी बात से। कोई भी इंसान दुनिया में कभी भी अपना फ्यूचर नहीं बना सकता। कोई भी इंसान, चाहे वो कोई इंसान कितना बड़ा है, चाहे भी कोई इंसान कितना छोटा है, कोई भी इंसान अपना फ्यूचर नहीं बना सकता। तो इंसान क्या बना सकता है? कोई भी इंसान जो है वो अपनी आदतें बनाता है, वो अपनी हैबिट्स बनाता है, अपनी आदतों को चुनता है, और हमारी आदतें जो हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। ये जो हमारी आदतें हैं इनको हम बना सकते हैं, और जो आदतें हमको बनाएं, जो आदतें हमने बनाई हैं वो आदतें हमारे भविष्य को बनाती हैं। इस बात को याद रखें। आपकी जो आदतें हैं वो आदतें जो हैं वो आपके जीवन को, आपके भविष्य को, आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को तय करती हैं। और ये आदतें ही हैं एकाग्रचित रहने की आदत, अपने समय को मैनेज करने की आदत, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने की आदत, अनुशासित जीवन जीने की आदत, जो कुछ है सारी आदतें हैं। सो योर हैबिट्स मेक योर फ्यूचर एंड यू मेक योर हैबिट्स। और इसे सीखा जा सकता है। आप चाहें तो अपनी आदतों को बदलकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अपने जीवन जीने के ढंग को बदलकर आप किसी भी तरह के रिजल्ट्स को जीवन में बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, इतने प्यार से, इतनी देर तक, इतने पेशेंस के साथ इस पूरे सत्र को आपने सुना। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी वेरी मच। In the end, I'll just stay for a minute. If you have still some questions in your mind, you can quickly ask. कोई क्वेश्चन है किसी के मन में? जी हाँ, हेलो। हाँ जी पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा जा अलग जाएगा, मेरा आईलेट्स से रिलेटेड है। हाँ हाँ मैं सर 15 टाइम एग्जाम दे चुका आईलेट्स का, बट मेरी रीडिंग च एक बारी 5 बैंड ही रह जाते जो वध नहीं जे। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂव करा जी? मैं 15 टाइम अटेम्प्ट कर चुका आईलेट्स का एग्जाम, मेरा क्लियर नहीं हुआ जी। ठीक है, मैं समझ गया। थोड़ा सा आईलेट्स की परीक्षा में कैसे हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और कैसे हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, डेफिनेटली मैं यहाँ स्क्रीन पर आपके साथ एक नंबर शेयर करता हूँ और हम आपके लिए कुछ टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। 2-3 चीज़ें हैं यहाँ। आपको अपनी जो लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन है उसको ठीक करना होता है कि जो आपको सुनाया जाता है कि भाई क्या है ना, इंग्लिश को लेकर के लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन आपका अच्छा है, आपकी वोकैबलरी अगर अच्छी है तो कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, इसकी जो स्ट्रैटेजी है, इसकी जो प्लानिंग है, इसके लिए मैं आपको PL मैम का नंबर देता हूँ। एक बार अलग से आप उनसे बात कर लेना। 9166022555 91 हाँ 66022555। तो आप उनको व्हाट्सअप कर देना, तो मैम आपको बता देंगे कि लैंग्वेज सीखने के लिए, स्पेशली अगर आप इंग्लिश पे कमांड करना चाहते हैं तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो वो पूरा आपको गाइड कर देंगे। हाँ
ठीक है। हमारे यहाँ शाना इंटरनेशनल स्कूल में बहुत बार बच्चे आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, तो हम उनको लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी हमारे यहाँ बच्चों को बहुत जल्दी हो जाती है। द रीज़न बीइंग कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए कैसे करना है इसको, ठीक है। तो शी कैन हेल्प। हाँ जी। अजय जी ने कहा कि स्लीप साइकिल फॉलो नहीं हो पाती क्योंकि ड्यूटी के टाइमिंग्स फिक्स नहीं होते सम डेज। ओके अजय जी, आई कैन अंडरस्टैंड, यू नो द काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग नाउ डेज, देयर आर मैनी चैलेंजेस, आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट लेट्स से वट एवर वी कैन वी शुड ट्राई फॉर दैट। पार्ट टाइम जॉब के साथ स्टडी को कैसे जारी रखना चाहिए? परिहार जी, हमको सबसे पहले ये देखना है कि मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है, और फिर मेरे पास एनर्जी कितनी है, और फिर मैं कितना फोकस उसमें डाल सकता हूँ। इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपका सारा जो रिज़ल्ट है वो डिपेंड करेगा। तो आपने कहा कि भाई सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को फोकस कर लो। मैं टाइम रहता है शाम को 2 घंटे मेरे पास पढ़ने के लिए बचते हैं, लेकिन एनर्जी बचती है कि नहीं? उन 2 घंटे में इतना दिमाग मेरा भरा रहता है और अगले दिन जॉब की मेरे को चिंता रहती है, तो क्या मैं एकाग्रचित होकर कर भी सकता हूँ कि नहीं? इज़न्ट इट? अगर हम थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो हमको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे करना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? टाइम के कंस्ट्रेंट के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि एकाग्रता के साथ आ रही है कि ऊर्जा के साथ चैलेंज आ रहा है? हाँ जी सर, एक नाम तो नहीं ध्यान, वर्ल्ड वाइड हिंदी फैक्ट है, उन्होंने हाथ उठाया है, शायद उनका कोई सवाल है। हाँ जी, हाँ, पूछिए। मैंने सर अपना सवाल पूछ लिया, वो अच्छा, ठीक है, वंडरफुल। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें लाइफ में। अगले वीकेंड्स में फिर हम आपके साथ स्टडी टेक्निक्स को लेकर के कुछ नए सेशंस में फिर आपसे मिलेंगे। चलिए, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।